तो हम लोग अब ये देखने जा रहे हैं कि एक्चुअली बीटा सेल के अंदर में इंसुलिन बनता कैसे है ना, हाउ टू सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इनसाइड ऑफ बीटा सेल। तो मैं एक वीडियोस प्ले करूंगा जिसकी मदद से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी कि आपको समझने में भी, है ना। देखिए, एक चीज तो हमने अभी बताया ही आप लोगों को कि पहली चीज तो ये है कि जो क्रोमोसोम नंबर 11 है वहाँ पे इसका जीन है इंसुलिन को सिंथेसिस करने का। तो जैसे प्रोटीन बनता सेम ऐसे बनेगा, अगर आपने सेल चैप्टर में पढ़ा होगा प्रोटीन का बनना, तो सेम ऐसे वैसे भी आपके बॉडी के अंदर में इंसुलिन बनता है, जिसमें आपको फर्स्टली अगर हम लोग देखते तो यहाँ से ये जैसे कि इंसुलिन, सपोज अगर कंप्लीट एक इंसुलिन का पिक्चर अगर मैं दिखाऊं तो ये अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये रिंग के तरह कंप्लीट क्या है, चैन अमाइनो एसिड प्रोटीन क्या है, इंसुलिन प्रोटीन का बना हुआ है, तो प्रोटीन का अमाइनो ग्रुप ऑफ अमाइनो एसिड, चैन ऑफ अमाइनो एसिड। तो एक चैन का फॉर्म में कंप्लीट इंसुलिन है, बेसिकली आप हम लोग देख रहे हैं ये खास करके इंसुलिन भी नहीं कह सकते, अभी प्रो इंसुलिन है, इसमें से ये वाला पोर्शन सी सेगमेंट हटेगा तो ये एक्टिव इंसुलिन बनेगा, तो वो हम बाद में बात करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि फाइनल जब बनेगा तो कुछ इस तरह का बनेगा, है ना। स्ट्रक्चर से हम लोग बात करें तो वीडियोस पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये वैसे यहाँ पर जो अभी पिक्चर देख रहा है कंप्लीट इंसुलिन का लिख रहा है, ये इसमें ए चेन है और बी चेन है, और ए चेन बी चेन आपस में जुड़ा हुआ है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जैसे ए चेन नीचे आपको लिखा है बी चेन, उसके बाद जैसे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं एरो लगा, डाइसल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड है, इंट्रा डाइसल्फाइड और इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये एक स्ट्रक्चर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर आता कहाँ से, इंसुलिन में कैसे बन रहा है, तो सबसे पहले हम ये देखा ये सेल बना, और सेल के साथ यहाँ पर क्या बना, डीएनए, दिख रहा है पिक्चर क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे जो डीएनए बना, अब ये इंसुलिन बीटा सेल के अंदर का डीएनए है। अब इस डीएनए से यहाँ से एक फॉर्मेशन होता है यानी रेप्लिकेशन होगा, सारे प्रोसेस होगा, तो एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा जिसको हम क्या सकते हैं एमआरएनए, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए, क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा। और वो मैसेंजर आरएनए यहाँ से बनने के बाद निकला, और ये जो आपको ब्लू लाइन आया सपोज मान लीजिए मैसेंजर, ये टेम्पलेट जो फॉर्म, अब इसके साथ ये जहां पर जो अटैच्ड हुआ इस तरह से आप देखो, ये क्या राइबोसोम, राइबोसोम इस तरह से। अब राइबोसोम क्या करेगा, राइबोसोम बनाना स्टार्ट करता, सिंथेसिस किसका करता भाई, तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता। अब राइबोसोम अटैच होकर के यहाँ चैन की तरह नीचे देख रहे हो, इस तरह से यहाँ पर एक क्रिएट करता हुआ चला जा रहा है। अब ये जब कंप्लीट होता है तो साथ में ये राइबोसोम एक इनिशियल सेगमेंट, जब हम लोग देखेंगे इंसुलिन का तो इस तरह से कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है, तो शुरू का जो इनिशियल स्ट्रक्चर इसको हम लोग कह सकते हैं, या सिग्नल्स पार्ट या सिग्नल्स इनिशियल पार्ट ऑफ इनिशियल पार्ट, उसको बना करके अब ये पहुंचा था, ये इधर के जो स्ट्रक्चर है वो आता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि हमने पढ़ा कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हम लोग आएंगे इसको लेकर के, तो ये राइबोसोम आकर के फ्यूज करेगा तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये लेकर आया और कंप्लीट फिर यहाँ पर उसका एक फॉर्मेशन स्टार्ट हो, अलग एक ग्रुप चैन फॉर्मेशन। अब ये अलग अलग क्या हो रहा है, बन रहा है। बनने के बाद ये अगर आप गौर से अगर हम लोग देखते हैं इस पिक्चर में थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, तो ये जो इंसुलिन बना है फिलहाल यहाँ पर, तो बनने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर इंसुलिन का प्रॉपर यहाँ पर है। ये बनने के बाद पहुंचता है क्या, गोल्जी बॉडी के अंदर पहुंचेगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलने के बाद गोल्जी बॉडी में ये बना, और गोल्जी बॉडी में बनने के बाद पैकिंग हुआ, पैकिंग होकर के यहाँ से रिलीज होकर के आगे जाकर के इस तरह से फॉर्मेशन देखने को मिलता है, फिर ये सेल से बाहर निकलता है। लेकिन अगर इसको हम और थोड़ा सा क्लैरिटी करें तो सिंपल एक लाइन में अगर हम लोग बात करें तो सपोज ये मानते हैं कि अगर हम लोग एक बीटा सेल हम लोग ले लेते हैं, कैसे बनता है उसको भी हम लोग देखते हैं कि बीटा सेल लेते हैं, है ना, ये बीटा सेल है। अब इस बीटा सेल के अंदर भी सबसे पहले क्या बना, तो सबसे पहले बना भाई डीएनए से निकल करके, हमने ये देखा कि डीएनए से निकल करके एक एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ, और जब एमआरएनए का फॉर्मेशन हो गया तो एमआरएनए के बाद हम लोग देखते हैं कि एमआरएनए कहाँ जाएगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडो ईआर में लिख दे रहा हूं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जाएगा, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक लंबा सा क्या बनाएगा, चैन बनाएगा। यहाँ पे राइबोसोम लगा हुआ, राइबोसोम इसमें लगा हुआ, और ये लंबा सा एक क्या बनाएगा, चैन बनाएगा।
और इसी को लेकर के फिर ये गोल्गी बॉडी की तरफ जाएगा। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है? पैकिंग करना, पैक करना। तो एक कंप्लीट इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है। ये स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, है ना, अलग अलग टाइप का देखते हैं। ये बीच में कनेक्टिंग चैन होता है तो सीड चैन इसको बोलते हैं। शुरू में कुछ इनिशियल सेगमेंट्स होते हैं तो इसको बोलते हैं। ये जो इंसुलिन अभी बना है, ये जो बनेगा फाइनली, इसको एक पैकेट में कर देते हैं, पैक कर देते हैं। यानी गोल्गी बॉडी क्या करेगा? इसको पैक कर देगा इसके अंदर, और पैक करने के बाद ये स्टोर होगा। तो सिंथेसिस से बहुत रोल हम लोग नहीं देखते, ये पैक होगा। अभी जो ये पैकेट के फॉर्म में है, साथ साथ हम लोग देखेंगे, तो ये अभी है प्रो इंसुलिन। क्या है? प्रो इंसुलिन। लेकिन इसी में फिर वो टूटेगा, यहाँ से ऐसे ब्रेक करेगा तो इधर से बनेगा इंसुलिन, फिर बनेगा सी पेप्टाइड। तो प्रो इंसुलिन, प्री प्रो इंसुलिन, फिर प्रो इंसुलिन, फिर उसके बाद इंसुलिन एंड सी पेप्टाइड, ये पूरा चैन क्रिएट करता है। ठीक है, तो अभी सिर्फ अब हम लोग ये जाने कि इंसुलिन बना। अब बनने के बाद इंसुलिन रिलीज कैसे होता है इसके सेल के अंदर से, वो मैकेनिज्म को जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अच्छी चीज है जो सिक्रीशंस की बात हो, तो सिक्रीशंस की बात हम लोग करेंगे। तो सिक्रीशन में 2-3 पॉइंट्स हम लोग को अच्छे से याद रखने की जरूरत है। उस 2-3 पॉइंट में ये कि हम बीटा सेल से कैसे रिलीज होता है, उससे पहले 2-3 पॉइंट की बात जानेंगे। मैं पहली बात तो ये, मैं कल भी बात किया था कि जो इंसुलिन है हमारे बॉडी में, क्या इंसुलिन जो है उसका पर डे सिक्रीशन की अगर हम बात करें, पर डे सिक्रीशन की अगर मैं बात करूं, तो वो लगभग कल मैं बताया था कि एवरेज अगर मैं बात करूं तो 30 यूनिट पर डे होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन से आप लोगों के लिए कि इंसुलिन सिक्रीट होता है बीटा सेल से, यानी पैनक्रियाज अगर हम बात करें तो ऑर्गन का नेम ले तो पैनक्रियाज से होता है। आप लोग चैट बॉक्स में आंसर करें। तो फर्स्टली व्हिच मेजर ऑर्गन इन आवर बॉडी इज इंट्रोड्यूस्ड विथ इंसुलिन, यानी कि हमारे बॉडी का मेजर वो कौन सा ऑर्गन है जो इंसुलिन निकलने के बाद पहले इंट्रोड्यूस होगा पूरे बॉडीज के अंदर में, इंसुलिन पहली बार। आप चैट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं, चैट बॉक्स में आंसर करो। फिर से मैं क्वेश्चन बोल देता हूं कि फर्स्टली नहीं, क्वेश्चन कैमरा मूव कर रहा है, अब ठीक है, मेरा क्वेश्चन है, फिर से सुन ले आप लोग कि फर्स्ट टाइम जब इंसुलिन पैनक्रियाज से सिक्रीट हुआ, आइलेट से सिक्रीट हुआ, तो पहला वो कौन सा मेजर ऑर्गन है जिससे ये इंट्रोड्यूस करेगा? मेरा आंसर ये है सीएनएस, लीवर। सीएनएस जो है वो गलत आंसर है, द राइट आंसर इज लीवर। हाँ, तुम्हारा भी सही है। क्या चीज है तुम्हारा? स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, लीवर। फर्स्टली क्योंकि अब क्वेश्चन मेरा ये है, वो आगे अगर आपसे कोई पूछे कि भाई इंसुलिन पहले लीवर से क्यों इंट्रोड्यूस करेगा, तो आप जब हम लोग बात करते हैं कि भाई जो पैनक्रियाज है हमारे बॉडीज के अंदर में, उसका ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ये ब्लड से ही होके जाएगा, और जब ब्लड से होकर के जाएगा, तो एक पिक्चर में दिखाऊं मैं, आपको थोड़ी सी एनाटॉमी अगर याद होगी तो आप समझ सकते हो यहाँ पर कि जो ये पैनक्रियाज है, इसी पैनक्रियाज से इंसुलिन निकला है, और ये इंसुलिन जाएगा कहाँ? पोर्टल सर्कुलेशन के थ्रू जाएगा लीवर। तो पहला ऑर्गन जो मिलेगा उसको कौन मिलेगा? लीवर मिलेगा। तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकते हैं, बन सकते हैं ये क्वेश्चन कि आफ्टर द सिक्रेशंस ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल which one of the following major organ which introduced with the insulin, इंसुलिन के साथ कौन सा मेजर ऑर्गन है जो इंट्रोड्यूस होता है? तो फर्स्टली तो ये भी क्वेश्चन हम लोग आप पढ़ेंगे किताबें, तो लिखा रहता है कि पर डे सिक्रेशन इन पोर्टल सर्कुलेशन। दूसरा क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से सर्कुलेटरी सिस्टम में इंसुलिन सिक्रेट हो रहा है? तो ऑप्शन होगा मान लो पल्मोनरी सर्कुलेशन, ऑप्शन होगा मान लो सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और ऑप्शन होगा मान लो पोर्टल सर्कुलेशन। तो पोर्टल सर्कुलेशन, ये कौन सा सर्कुलेशन है? पोर्टल सर्कुलेशन। इंसुलिन सिक्रेटेड इनटू पोर्टल सर्कुलेशन, और पोर्टल सर्कुलेशन में जाएगा तो पोर्टल सर्कुलेशन एंट्री सबसे पहला ऑर्गन कौन है? लीवर है। तो फर्स्टली इंट्रोड्यूस करेगा किसके साथ? लीवर के साथ इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो ये चीज हम लोग यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद मैं ये बात कर रहा था कि इसके सिक्रेशंस को लेकर के, तो सिक्रेशंस पे हम लोग आते हैं। तो सिक्रेशन की पहली पॉइंट तो मैं बात किया कि भाई कितना पर डे का मैं बताया। उसके बाद 2-3 पॉइंट की बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि नॉर्मल बेसिकली हम लोग अगर देखते हैं कि अगर हम एक स्टैंडर्ड मील लेते हैं, स्टैंडर्ड मील मतलब जो एक नॉर्मल डाइट खाना खाते हैं,
तो खाना खाने के बाद एक मैक्सिमम रेज जो जाता है वो आपका लेवल जो जाता है वो 100 माइक्रो यूनिट पर एमएल, माइक्रो यूनिट में करो 100 माइक्रो यूनिट पर एमएल आपका इससे एबव भी जाता है इंसुलिन का लेवल जब आप प्रॉपर डाइट एक नॉर्मल मील लेते हो, स्टैंडर्ड मील लेते हो। अब खाने के बाद फिर आती है बात कैसे कैसे हमारे बॉडी में सीक्रेट बढ़ता हो। खाने के बाद हम लोग जस्ट अगर इंजेक्शंस करते हैं, फूड लेते हैं, तो इंसुलिन का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ना स्टार्ट होता है कब? 8 से 10 मिनट के बाद। जैसे हमने इंजेक्शंस किया, इंजेक्शंस ऑफ फूड हमने लिया, फूड लिया, उसके 8 से 10 मिनट के बाद इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा। जैसे 8 से 10 मिनट में क्या होगा? इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा और 8 से 10वें मिनट में इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट होगा और इस मान लो ये 0 पे अभी है, 8 से 10 मिनट में यहाँ पर आया और अपने 10 इसके बाद जो होगा वो लगभग पीक की हम लोग बात करते हैं, जो पीक पे जाता है वो टाइम होता है तकरीबन 30 से 45 मिनट। कितना? ये 30 से 45 मिनट में, यार 30 से 45 मिनट रेफरेंस ये अपने पीक पे जाएगा सबसे ज्यादा, यानी कि इंसुलिन आपके खाने के 30 से 45 मिनट के बाद आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा सिगरेट अपने पीक लेवल पे जाता है। उसके बाद इस पीक को मेंटेन करते हुए ये फिर से एक बेस लाइन जो इंसुलिन का होगा उस बेस लाइन को टच करेगा कितने मिनट में? तकरीबन 90 से लेकर के 120 मिनट। अगर आप लोग एक चीज सुने होंगे जो हम आगे में बात भी करूंगा कि डायबिटीज के अंदर में कौन कौन से ब्लड टेस्ट हम लोग कराते हैं, तो ब्लड टेस्ट में एक आपने सुना होगा पीपी का नाम, है ना? पीपी क्या अभी कितने देर बाद कराते हैं? 2 घंटे बाद। कितने देर बाद कराते हैं पेशेंट को ग्लूकोज खाना खिलाने के बाद? चैट बॉक्स में आंसर करें। टू आवर्स। अब देखो 2 आवर्स में क्यों कराते हैं? बात ये भी ना कि खाने के 2 घंटा बाद ही क्यों, 3 घंटा बाद क्यों नहीं आए? 2 घंटा बैठा कर रख के ट्रेन भी छूट जाता है पेशेंट का, उस चक्कर में हो सकता है खाना ही करा दे प्रॉपर को, क्या है सर डाइजेशन अलग चीज है। तो वो क्या है हमारे बॉडी में इंसुलिन का लेवल है ये 90 मिनट से लेकर के 120 मिनट में जाकर के ये करता फॉल डाउन, क्या करता तब जाके फॉल डाउन, यानी इस टाइम तक आपकी बॉडी में इंसुलिन पीक पे जाएगा और इसके बाद आपकी बॉडी में इंसुलिन सीक्रेट नहीं होगा। तो इंसुलिन होगा ही तो घटाएगा कौन? ग्लूकोज। तो जितना घटाना है वो क्या आपने 90 से लेकर के 120 मिनट तक आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को घटा पाएगा, जितना भी घटा पाए। तो एक्चुअल आपको फाइंडिंग जो आती है वो परफेक्ट फाइंडिंग आती है 2 घंटे के बाद। तो आप चाहो तो 90 में भी कर सकते हो क्योंकि 90 भी देख, लेकिन हम मैक्सिमम 120 मिनट का 2 घंटा हो जाएगा 120 मिनट, तो मैक्सिमम लिमिट को हम लोग ज्यादातर फॉलो करते हैं, ज्यादा बेटर भी होता है। तो इसलिए हम लोग ग्लूकोज जो पीपी हम लोग कराते हैं वो आफ्टर 2 इयर्स, आपसे 2 आवर्स और 2 इयर्स। तो कोई आपसे अगर पूछे 2 इयर्स का तो पेशेंट ही मर जाएगा डायबिटीज की वजह से, कोई पता आज रिपोर्ट 2 साल, आज ग्लूकोज खिला 2 साल बाद समस्या ही हो जाएगा ना। तो हम सिर्फ 2 घंटे बाद कराते हैं। रीजन इज बीइंग दैट, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? तो हमने इंसुलिन का सिक्रेशन देखा खाने के 8 से 10 मिनट में इनिशिएट स्टार्ट हो जाता है, 30 से 45 मिनट में पीक पे जाता है और फिर से अपने बेस लाइन को टच 120 मिनट में कर लेता है। तो अब इसके बाद इंसुलिन होगा ही नहीं, और इतना होगा भी बेस लाइन वाला तो बहुत ज्यादा आपके ब्लड ग्लूकोज को कम नहीं करेगा। अब बैठा के रखे हो तो बॉडी पता चला बैठ रहा है, उसके वजह से भी कहीं नहीं जा रहा, उसकी वजह से भी ग्लूकोज कम हो रहा होगा पेशेंट के अंदर में, कुछ बीमार है, टेंशन है, स्ट्रेस, उसकी वजह से भी कम हो रहा होगा। तो 2 घंटे के बाद भी अगर आप कराते तो आपकी फाइंडिंग करेक्ट नहीं आएगा। पहले भी कराएंगे तो इंसुलिन अभी है ही भाई, और भी कम कर सकता था आपको ब्लड ग्लूकोज। तो इसलिए आइडियली हम लोग कराते अपर लिमिट को लेकर के, इस तरह से हम लोग देखते ये। अब एक चीज और आती है यहाँ पर हम लोग देखते हैं इंसुलिन को लेकर के कि इंसुलिन का जो सिक्रेशंस है वो 2 फेज में होता है। कितने फेज में होता है? 2 फेज, फर्स्ट फेज एंड सेकंड फेज। तो वहां पे थोड़ा सा आपको मैं एक डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पर, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में क्या फर्क होता है बेसिकली। तो एक तरफ हम लोग लेंगे इंसुलिन का पैरामीटर्स लेंगे, इधर इंसुलिन का पैरामीटर्स, एक तरफ हम लेंगे टाइम का पैरामीटर्स, इस लाइन पे हम लोग टाइम को रखेंगे, और एक तरफ हम लेंगे क्या? ग्लूकोज का पैरामीटर्स। 3 अलग अलग है ना। इधर क्या है? इंसुलिन का, इंसुलिन है ना। इधर क्या होगा? टाइम का हम लोग, और इधर क्या होगा? ग्लूकोज कंसंट्रेशन, ग्लूकोज। एक ग्राफ में बता रहा हूं कैसे
पीक जाता है और कैसे फॉल करता है इंसुलिन जब हम डाइट लेते हैं, रैपिडली इंक्रीज कैसे करता है, उन सारी चीजों को लेकर के। तो टाइम के अंदर हम मिनट में बात करेंगे, मान लो ये 10 मिनट है, ये 20 मिनट है, और ये 30 मिनट है, ये 40 है, फिर 50 है, 60 है ना। हमने देखा 2 घंटे तक आगे ले जा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है, 20 मिनट तक आने के लिए। लेकिन अब हम लोग ये बात कर रहे हैं, इधर इंसुलिन का रखेंगे तो इंसुलिन का लेवल हम यहाँ पे नैनोग्राम में रख रहे हैं, 20-40 है ना, नैनोग्राम पर ml, ठीक है, नैनोग्राम पर ml में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर मान लो 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 60। अब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लेवल अगर हम लोग देखें तो यहाँ से ले जा सकते हैं, मान लो 50 है, 100 है, 150 है, 200 है, 250 है, 300 मिलीग्राम पर डी। यूनिट सब जगह याद रखना, क्या मिनट है, टाइम में मिनट, या नैनोग्राम पर एमएल, या मिलीग्राम पर डी। अब जैसे होता है क्या, दो फेज में क्या होता है कि जैसे आपके बॉडी में सडनली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, रैपिडली ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल हम ये जो अभी रेड से मैं बनाऊंगा, रेड का जो ग्राफ होगा वो ब्लड ग्लूकोज को डिनोट करेगा, और जो ब्लैक से बनाऊंगा जो ब्लैक से बनाऊंगा वो क्या होगा आपका इंसुलिन का होगा, ठीक है। तो सपोज किसी का ब्लड ग्लूकोज लेवल, रेड से मैं ब्लड ग्लूकोज बना रहा हूं, किसी का ब्लड ग्लूकोज अभी क्या सब कुछ जीरो, एकदम जीरो जीरो जीरो, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अभी जैसे डाइट लिया, अब जैसे पेशेंट या कोई सडनली हम ग्लूकोज डाल करके हम ले रहे हैं, तो सडनली क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ के पीक पे गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना गया, मान लो 300 चला गया, कितना तक आ गया, 300 तक आ गया। इस 300 तक ब्लड ग्लूकोज लेवल जाएगा, और पेशेंट का ग्लूकोज मान लो डायबिटिक है, सपोज डायबिटिक ही है, और 300 तक चला गया, और 300 कमी ना, दवा खा रहा है, कुछ भी खा रहा है, कमी नहीं रहेगा, तो ये इसकी एक स्टडी लेवल पे मान लो मेंटेन करेगा। तो इस सर्कमस्टांसेस में जैसे पेशेंट डाइट लिया, पहला पीक जब पकड़ेगा तो सेम टाइम में इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन पहले इंक्रीज करेगा, इंसुलिन भी पहले इंक्रीज करेगा पीक पे, उसके बाद इंसुलिन फॉल डाउन करना है, कुछ ही समय के बाद फॉल डाउन करेगा, फिर धीरे 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 इंसुलिन क्या करेगा, अपने ग्राफ को पीक पे ले जाएगा, और फिर ये मेंटेन करेगा, आगे जाके फिर इंक्रीज करेगा, फिर एक स्टेडी स्टेट पे लाएगा। तो मतलब एक तो ये देखा फर्स्ट फेज, ये क्या हो गया, फर्स्ट फेज एक बार इंसुलिन निकला, फिर दूसरा सेकंड फेज में एक कॉमनली इंक्लाइन बना करके जाता है। पहला रैपिड, जैसे ब्लड ग्लूकोज रैपिडली बढ़ा, तो ब्लैक वाला देखिए, जैसे ब्लड ग्लूकोज बढ़ा, साथ साथ क्या बढ़ा, इंसुलिन बढ़ा, और साथ साथ इंसुलिन बढ़ा, लेकिन ग्लूकोज बढ़ा ही हुआ है, लेकिन बढ़े रहते हुए के टाइम में भी इंसुलिन क्या होगा, फॉल कर जाएगा। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों, कि भाई इंसुलिन अपने डिक्लाइन में आ गया, फिर से वो इंक्लाइन ले रहा है, अप जा रहा है बॉडी के अंदर, तो फिर से जब ये जा रहा है तो सेकंड फेज सिक्रीशन कर रहा था, सेकंड फेज सिक्रीशन कर रहा। और ये अगर किसी पर्सन में कल ही बताया था कि अगर कोई लोग इस तरह के हैं जो नॉर्मल है, डायबिटिक नहीं है, लेकिन खा पी के इस तरह से मैनेज करते कि अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमेशा राइज अप लेवल पे रखते, तो कंटिन्यूअसली अगर आपके बॉडीज के अंदर में अगर क्या कहते हैं कि ब्लड ग्लूकोज बढ़ रहा है, तो रिवर्सिबल डैमेज करता है आपके बीटा सेल को, और आपको डायबिटीज में एक ना एक दिन ला देगा। तो सेकंड फेज, अब ये रीजन में क्वेश्चन ये पूछा कि पहले पीक पे गया और पीक तक गया, फिर फॉल किया, फिर से सेकंड सिक्रीशन पे आया, सेकंड फेज में आया, तो ये पहले में फॉल डाउन क्यों होता है, कोई बता सकते हैं चैट में या सामने जो भी है। फॉल इसकी क्योंकि हो सकता है कि सेल में जो भी प्रोड्यूस हो चुका था, जो बच गया उतना वो सिक्रीट हो चुका है। हाँ वेरी गुड, क्योंकि अगर हमारे बीटा सेल के अंदर जो स्टोर था, जैसे पीक गया, स्टोर वाली चीज क्या हुआ, रिलीज हो गया, फिर कुछ फॉल करेगा, स्टोर तो नहीं, फिर अब सिंथेसाइज अगर हो रहा तो फिर वो जो सिंथेसाइज होगा तब जाके फिर से सेकंड फेज में सिक्रीशन होगा। दैट्स व्हाई दो फेज हमारा लगा। हाँ, अगर ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम गया होता तो फिर दूसरा फेज आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ये भी याद रखना। दूसरा फेज ब्लड ग्लूकोज लेवल, जैसे हम लोग खाते हैं, हमेशा हमारे बॉडी में खाते हैं, बढ़ साथ में क्या होता है, घट जाता है, लेकिन अगर वो पर्सन जिसका बढ़ गया, वो खा के निकला, फिर रास्ते में जाके मिठाई खा लिया, फिर कुछ कर लिया, फिर कुछ कांस्टेंट बढ़ा, तो कॉन्स्टेंटली अगर उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ तो उसके बॉडी में फिर दूसरा फेज आता है। नॉर्मली हमारे में नहीं आ सकता, अगर हो सकता तो फर्स्ट फेज में हमारा फॉल डाउन करा देगा, इंसुलिन का काम करेगा। तो ये हम लोगों ने सिर्फ ये देखा कि इंसुलिन का सिक्रीशन अलग-अलग फेजेस में मैं बात कर रहा था, दो अलग-अलग फेजेस में आता है। तो ये लिख लिए, कॉन्स्टेंटली डायबिटिक हो या नॉन डायबिटिक भी अगर हो, आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल आपके लिमिट से ज्यादा है, तो ये आपके बीटा सेल को रिवर्सिबल डैमेज कर रहा है। भले वो रिवर्सिबल डैमेज है, लेकिन
वो काउज करा सकता है, आगे चल के आपको डायबिटीज की तरफ ले जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास फिलहाल हम यही रहने देते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कल अब एक मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशंस बच रहा है, तो मैकेनिज्म ऑफ सिक्रेशन करके थोड़ी सी इधर की चीजें खत्म हो जाएगी, तो हम लोग पर्टिकुलरली डायरेक्टली पहुंच जाएंगे कहां पर, क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज पे आ जाएंगे, फिर उसकी रिस्क फैक्टर पे आ जाएंगे, इन सारी चीजों पे आ जाएंगे। यहां तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है किसी को, तो पहले आप लोग क्वेश्चंस पूछ लें। मैं अनम्यूट कर दे रहा हूं सबको।